और ऐसे में एक सवाल डॉक्टर, सभी डॉक्टर से मेरा सवाल है कि रूरल अर्बन सभी एरिया में हम देख रहे हैं कि कैंसर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में ही ज़्यादा कैंसर दिख रहा है, रूरल एरिया में भी है। ऐसे में जो भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें 400 से ऊपर जो दवाइयां हैं वो एसेंशियल कैटेगरी में हैं, यानी उसको कैप लगाया हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ 400 से ऊपर दवाइयां ही कैप होनी चाहिए या फिर इसकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो कि आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, और इसलिए भी वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ बड़ी महंगी होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर जुल्का आपसे पूछूंगी। हाँ जी, देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम हमेशा हर एक को कहते हैं कि आप आयुष्मान भारत की जो स्कीम प्रधानमंत्री ने चलाई है उसमें अपनी इंश्योरेंस ज़रूर कराएं ताकि आपका पूरा इलाज उसमें संभव है, जो आपको 5 लाख की स्कीम मिलती है। तो अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत कि आपका रूरल एरियाज़ में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, सर्विक्स का कैंसर। तो ये अब एक और चीज़ आपको बताएं कि इंडिया की वैक्सीन अपनी निकल रही है जो कि बहुत सस्ती होगी। वो वैक्सीन का हम प्रचार करें तो सबको वैक्सीन लगवाएं, सब महिलाओं को जो यंग 9 से 14 साल या 15 साल की हैं उनको वैक्सीन लगवाएं, तो उससे बचाव हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से। बाकी ब्रेस्ट कैंसर से जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको मोटापा ना हो, आप एक्सरसाइज करें, सेडेंटरी हैबिट ना रखें, मतलब रोज़ एक्सरसाइज करें और अपना जीवन शैली अच्छी रखें, लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, शराब का सेवन ना करें, सिगरेट का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और खाना अच्छा खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं कैंसर से। डॉक्टर अंशुमान, आपसे मैं समझना चाहूँगी, आपका सवाल था कि 400 से ऊपर कुछ कैंसर की दवाइयों पे कैपिंग हुई है, मतलब उसका ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसको एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में डाला गया, तो कैंसर की कौन सी दवाई एसेंशियल नहीं है? दवाई मतलब एसेंशियल। तो कैंसर की दवाइयों, कैंसर के ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाने के लिए 3-4 चीजें करनी है। एक, कैपिंग ब्लैंकेट हो, मतलब मॉलिक्यूल पे कैप हो, ना कि मिलीग्राम पे कैप हो। दूसरा, कैंसर फैसिलिटी को डिसेंट्रलाइज करें, ये दवाइयां हर जगह पहुंच जाए, इलाज की सुविधा हर जगह हो, खासकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड एवब, इस तरह की सुविधा हो। दूसरा, होमोजीनस यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हो कंट्री का कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा चल रही है, कौन सी सर्जरी होनी है, रेडिएशन कब देना है। अगर ये करें तब कैंसर का ट्रीटमेंट कैप्ड, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल हो जाएगा, पूरे कंट्री के लिए अवेलेबल होगा। अदरवाइज कितने भी इंश्योरेंस स्कीम आप ले आए, ये प्लान फेल हो जाएगा। कारण ये है कैंसर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, आप उतनी तेजी से पॉलिसी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अहम जानकारी दी है। और ऐसे में इसके माध्यम से हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जनता तो अवेयर हो और साथ ही साथ सरकार भी अपने अनुसार जो है अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कुछ बदलाव लाए ताकि लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिल सके। डॉक्टर तनुजा, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगी। जिस तरीके से जानकारियाँ सामने आ रही हैं, देखिए कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और सचेत हों। आयुर्वेद में कई और भी तरीके हैं जिससे कि हम फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर को कहीं ना कहीं रोकथाम में हमारी मदद करता है। तो क्या वो तरीके होते हैं जिससे कि इसको रोका जा सके, और खास करके कौन से कैंसर में आयुर्वेद बहुत वाइटल रोल प्ले करता है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उससे पहले मैं, आपने जो पहला सवाल किया था कि सरकार की योजना कौन से मिल रहे, कैपिंग होना चाहिए का, तो सरकार की 2 योजना है जिसमें इंटीग्रेट अभी आयुष भी हो रहा है। एक तो प्रधानमंत्री मतलब PMJKY, जिसमें 5 लाख का एक इंश्योरेंस हर किसी को है, चाहे दवा कोई भी हो, लेकिन एक उसकी जो पैकेज बनाए हैं तो वो हर किसी के जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका अकाउंट खुला है तो सरकारी अस्पताल में, और जिस अस्पताल में वो PMJKY योजना लागू है, तो अगर कैंसर का कोई रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी चाहे कुछ भी हो,
तो उनका वो इलाज 5 लाख के कैप में हो जाता है। दूसरा है जनौषधि, जो हर जगह है, तो वो बहुत सब्सिडाइज रेट में मेडिसिन मिलते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहूँ, क्योंकि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत भी हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी हो रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसको परस्यू कर रही है। तो ये एक था। दूसरा, आपने जो आयुर्वेद की बात करी, तो अभी सभी ने जो आहार विहार आचार की बात करी, एक और अहम बात है कैंसर बढ़ने के लिए, वो स्ट्रेस, मानसिक तनाव। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य है, ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग, ये सभी को जो नतीजा, इट इज अ होलिस्टिक माइंड, इज लाइक हेल्थ इज अ माइंड, बॉडी, हेल्थ एंड स्पिरिट, ये सभी का एक सामंजस्य है, हार्मनी है। तो जहाँ कहाँ ये हार्मनी बदलती है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं होता, वहाँ कैंसर का प्रमाण यंग गर्ल्स में भी ज्यादा दिखता है। तो हमें एक मानसिक तनाव ना हो और स्टेबल करे, तो कोई भी कैंसर का इलाज हो रहे, तो इसमें हम योग, मेडिटेशन और एक जिसको हम सद्वृत्त कहते हैं, उसका आचरण करना, मेंटल रिलैक्सेशन होना। क्योंकि कैंसर की जो एक सदमा है, केवल व्यक्ति को नहीं, फैमिली के लिए भी है। तो ये एक मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो आयुर्वेद हर स्टेज में किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसमें मददगार होता है, जो हमने देखा है। जी, और वैसे भी भारत में जिस तरीके की पद्धति हमारे पास है, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, ये तमाम पद्धति भारत में है, और एक साथ जब ये पद्धति काम करती है तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद ज़रूर होती है कि वो बेहतर रिजल्ट देगी, और इसी बेहतर रिजल्ट के लिए ही लोग तरसते हैं। ऐसे में डॉक्टर गुप्ता, आपसे अब जानना चाहूँगी कि जिस तरीके की बातें यहाँ बताई गई कि किस तरीके से तरीका होना चाहिए समझने का कि क्या कैंसर हो सकता है या नहीं, क्या आप ऐसे कदम उठाएं जिससे इसका रोकथाम किया जाए, और दवाइयों को लेकर के जैसे जिक्र किया गया कि किस तरीके की दवाइयों पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन दर बदर भटक जाते हैं कई बार मरीज़ की कौन से अस्पताल में जाएं जहां मेरा सही इलाज हो। ये बता सकेंगी आप कि हमारे दर्शक कहाँ जाएं अपना इलाज कराने के लिए, कौन से कैंसर की समस्या कहाँ दिखानी चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो एविडेंस में यही दिखाया जा रहा है, बताया जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा हाई वॉल्यूम सेंटर जो होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इलाज होता है, और जो कैंसर के प्रति पूरी तरह से जो कैंसर के ऊपर ही अस्पताल होते हैं, वहाँ जाकर मरीज का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्जरी भी हो सकती है, उसी एक छत के नीचे उनकी रेडिएशन भी हो सकती है, उसी एक छत के नीचे उनकी कीमोथेरेपी भी हो सकती है। बट क्या है कि इंडिया में छोटे शहरों में जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, जो अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल हैं वो छोटे होते हैं, वहाँ पर कैंसर का एक अलग डिपार्टमेंट कई बार नहीं होता। वहाँ पर कई बार किसी अस्पताल में रेडिएशन की मशीन नहीं होती है, या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उनकी डिग्री, उस तरह के लोग नहीं होते हैं। तो उनको एक काम, उनका एक चरण तो उनका एक अस्पताल में हो जाता है, फिर दूसरे चरण के लिए वो कहीं और धक्के खा रहे होते हैं, और तीसरे चरण के लिए कहीं और धक्के खा रहे होते हैं। तो ये है कि जहां अगर एक अस्पताल है जहां पर और आजकल ये है कि स्टेट में 1 या 2 तो ऐसे अस्पताल होते ही हैं जहां पर सिर्फ कैंसर का ही इलाज होता है। तो ऐसे अस्पतालों में ही जैसे बेस्ट रहता है वैसे तो पेशेंट्स के लिए, तो सरकार को यही करना चाहिए कि सभी अस्पतालों में, आजकल कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन है, सभी अस्पतालों में ये तीनों चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी। अगर ये सब कुछ होगा तो वही अस्पताल बेटर है जहाँ तीनों मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, ऐसे दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा मरीजों को, और किसी एक अस्पताल पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। जाते जाते मैं डॉक्टर अंशुमान आपसे फिर से सवाल करूंगी। हालांकि इसके कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोविड का काल लोगों ने झेला है, पूरे विश्व ने झेला है, ऐसे में भारत इससे अछूता नहीं है। क्या कोविड की वजह से कैंसर के केसेस में बढ़ोतरी हुई है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका एविडेंस है, डाटा भी आया है। जस्ट उसके पहले डॉक्टर सारिका जो कह रही थी उसमें ऐड कर देता हूँ। इन्होंने बता दिया फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, उसी का एक्सटेंशन है कि जहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी कम हो। उसका कारण ये है कैंसर हर दिन बढ़ रहा है, बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात कि अस्पताल क्योर नहीं करता है, डॉक्टर वहाँ जो हो, डेडिकेटेड कैंसर स्पेशलिस्ट हो, तभी इलाज कराएं। उसके बाद मैं आता हूँ कोविड के दरमियान क्या हो। कोविड के दरमियान देखा गया कि 52% नए केसेज का ओपीडी रजिस्ट्रेशन डाउन हुआ था,
और 42% फॉलोअप केसेस डाउन हो गए थे। तो उस समय भी ये सवाल हमने पूछा कि मरीज गए कहाँ, क्योंकि इलाज की सुविधा टर्शियरी सेंटर के अलावा कहीं नहीं थी, ट्रेनें बंद थी, फ्लाइट बंद थे। केसेज भी बढ़े कि कोविड इम्यूनो मॉड्यूलेशन करा रहा था, वायरस ऐसा था कि इम्यून मॉड्यूलेशन करा रहा था, तो लिम्फोमा जैसी बीमारियां फ्लेयर अप हुई, जो ऑलरेडी रेमिशन में चले गए थे दोबारा हुए। कुछ ऐसे लिम्फोप्रोलिटरी डिसऑर्डर नए लोगों में भी आ गए, तो वो बढ़े। तो कैंसर का फ्लेयर अप हुआ इम्यून मॉड्यूलेशन के कारण, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही इम्यून पे काम कर रहा था। अभी लॉन्ग होल कोविड के बाद और भी डाटा आने हैं कि कोविड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ कैंसर मरीजों पे या ऐसे व्यक्ति पे जिनके कैंसर रिस्क था लेकिन कैंसर बना नहीं था, क्या उनमें कैंसर नया पनपने लगा। ये दोनों महत्वपूर्ण बात है। तो बिल्कुल तमाम जानकारियां आपको मिली है और ऐसे में मैं यही उम्मीद कर रही हूं कि आज जिस तरीके से हमने ये टॉपिक उठाया कि महिलाओं में क्यों और कैसे बढ़ रहा है कैंसर, इससे आपको जानकारी मिली होगी। ये वक्त वो है जब आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे टीवी सीरियल्स देखते हैं, लेकिन आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस टॉपिक को उठाया हमने, ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है और वो आपको अपने गिरफ्त में ले रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बढ़ तो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, फिर से मिलेंगे अगले रविवार समय 3 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए News 24।